कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू होना चाहिए या नहीं, और अगर लागू होना चाहिए तो क्यों लागू होना चाहिए। हिंदू धर्म में एक से ज्यादा शादियां कानूनी तौर पर इलीगल हैं। वहीं अगर हम बात करें मुस्लिम मैरिज एक्ट की, तो उसमें बिना तलाक दिए 4 शादियां कर सकते हैं मुस्लिम धर्म में। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू इंस्टीट्यूट ठाकुर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हमेशा से ही चर्चा में रहता है और अलग अलग व्यक्ति, अलग अलग धर्म, सभी की अपनी अपनी अलग विचारधारा होती है इसको लेकर कि कोई कहता है ये लागू होना चाहिए, कोई कहता है लागू नहीं होना चाहिए। हम बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, जिसको हिंदी में समान नागरिक संहिता कहते हैं, और ये हमारे संविधान के आर्टिकल 44 में दिया गया है। और जब भी ये नाम सामने आता है तो बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करना चाहिए या नहीं, और अगर लागू करना चाहिए तो किस तरीके से लागू करना चाहिए, और क्या ये लागू करना सच में जरूरी है, क्या फायदा होगा इससे लोगों को। ये सभी सवाल मन में उठते हैं और आज इस वीडियो में इन सभी सवालों का मैं आपको जवाब दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये सवाल उठता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात अभी आई कहां से। हमारा जो 22वां लॉ कमीशन है उसने भारत की जनता, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं और जितने भी धार्मिक संगठन हैं, उनसे अपने सजेशंस मांगे हैं यूसीसी पर कि आप अपनी राय दो, इसमें क्या क्या रूल्स और रेगुलेशंस होने चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, और किस तरीके से इसको लागू करना चाहिए। तो आप अपने इसमें राय दो। कोई भी व्यक्ति लॉ कमीशन के पोर्टल पर जाकर अपनी राय दे सकता है। 30 दिन का समय दिया गया है और जरूरत पड़ने पर लॉ कमीशन उस पर्टिकुलर व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन को कंसल्टेशन के लिए बुला भी सकता है। अब बात करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता। ये होता क्या है, बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं तो ध्यान से सुनना इस बात को। देखिए, 2 तरीके के लॉ होते हैं, एक होता है क्रिमिनल लॉ और एक होता है सिविल लॉ। क्रिमिनल लॉ के अंडर जितने भी अपराध होते हैं, जैसे चोरी, मर्डर, रेप, किडनैपिंग, ये सभी अपराध सभी धर्मों पर इक्वल लागू होते हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी जाति हो, आदमी, औरत, सभी पे समान रूप से लागू होते हैं पूरे इंडिया में। दूसरा होता है सिविल लॉ, इसको फैमिली लॉ भी बोलते हैं। जैसे शादी विवाह के नियम, उसके बाद तलाक के बाद वाइफ को जो गुजारा भत्ता दिया जाता है उसके क्या नियम होंगे, और अगर बच्चे हैं तो बच्चों की कस्टडी किसके पास होगी, घर की संपत्ति का बंटवारा किस तरीके से होगा, और अगर माँ बाप बिना वसीयत लिखे मर जाते हैं तो उसका बंटवारा किस तरीके से होगा, और अगर कोई माँ बाप बच्चा गोद लेते हैं तो उसके क्या रूल्स और रेगुलेशन होंगे। ये सभी मैटर्स क्रिमिनल लॉज के अंडर नहीं आते, ये सिविल लॉज के अंडर आते हैं। और इन फैमिली लॉज के लिए अलग अलग धर्म ने अपने अलग अलग रूल्स बना रखे हैं और उनको फॉलो करते हैं। देखिए, अब इस चीज को समझने के लिए इंडिया में जितने भी रिलीजन हैं उनको मैं 2 ग्रुप में डिवाइड करता हूँ, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए में है हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन, और ग्रुप बी में है मुस्लिम, पारसी, ईसाई और यहूदी। तो ग्रुप ए में जो धर्म है, हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन, इन सभी के लिए शादी, संपत्ति और तलाक के जो कानून है वो सभी के लिए एक समान है। वहीं दूसरी तरफ हम देखें ग्रुप बी में, तो ग्रुप बी में मुस्लिम, पारसी, ईसाई और यहूदी, इन सभी के अपने पर्सनल लॉज हैं। जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल समझते हैं, हिंदू धर्म में एक से ज्यादा शादियां कानूनी तौर पर इलीगल हैं। अगर पहली पत्नी को तलाक दिए बगैर कोई दूसरी शादी कर लेता है तो उसके लिए 10 साल तक की सजा है। वहीं अगर हम बात करें मुस्लिम मैरिज एक्ट की, तो उसमें बिना तलाक दिए 4 शादियां कर सकते हैं मुस्लिम धर्म में। दूसरी चीज, हिंदू धर्म में किसी भी लड़की की शादी करने के लिए उसकी जो उम्र है वो 18 साल होनी चाहिए, यानी कि 18 साल के बाद ही वो बालिग मानी जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखें मुस्लिम धर्म में किसी भी लड़की की शादी करने के लिए जो मिनिमम एज है वो 15 साल मानी जाती है, यानी कि 15 साल में वो बालिग मान ली जाती है और उस पर किसी भी तरीके की कोई कानूनी कार्रवाई भी नहीं कर सकते। तीसरा, जैसे वसीयत से रिलेटेड कानून होते हैं, हिंदू धर्म में क्या होता है कि बाप की संपत्ति में बेटा और बेटी दोनों का बराबर हिस्सा होता है। लेकिन मुस्लिम धर्म में क्या होता है, अगर बेटे को 50 रुपए मिलते हैं तो वहीं बेटी को 50 के आधे यानी 25 रुपए ही मिलेंगे। इसके अलावा मान लीजिए हिंदू धर्म में अगर किसी पति पत्नी का तलाक हो जाता है और वो पत्नी तलाक के बाद अगर उससे दोबारा शादी करना चाहे तो वो डायरेक्टली कर सकती है, लेकिन मुस्लिम धर्म में ऐसा नहीं है। मुस्लिम धर्म में अगर किसी औरत को दोबारा उसी आदमी से शादी करनी है तो उसको पहले किसी और आदमी से शादी करके तलाक लेना होता है, फिर वो दोबारा उसी से शादी कर सकती है। तो इस तरीके से फैमिली मैटर्स में सभी धर्मों के अपने अलग अलग पर्सनल लॉज हैं और यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब यह है कि सभी धर्मों के लिए एक समान लॉ लेके आएंगे, यानी कि जितने भी फैमिली मैटर्स होंगे उसमें सभी धर्म के ऊपर एक लॉ लागू होगा। धर्म के हिसाब से सब में अलग अलग रूल्स नहीं होंगे।
दोस्तों अब जो हमेशा सबसे बड़ा सवाल उठता है वो ये उठता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू होना चाहिए या नहीं, और अगर लागू होना चाहिए तो क्यों लागू होना चाहिए। इस चीज को समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सा केस समझाता हूं 2021 का। ध्यान से सुनना वरना पीछे जो भी सुना वो सब बेकार हो जाएगा। हुआ यूं के राजस्थान का एक व्यक्ति सत्यप्रकाश, जो कि मीणा समुदाय से बिलोंग करता था। अब मैंने मीणा पर अलग से जोर देके क्यों बोला, इस चीज को ध्यान से सुनना आप। वो अपनी पत्नी से तलाक चाहता था और उसने वहां के ट्रायल कोर्ट में डाइवोर्स के लिए पिटीशन दर्ज की, लेकिन उसकी पत्नी ने एक ऐसा पॉइंट वहां पर कोर्ट में उठा दिया कि जिसकी वजह से उस व्यक्ति को डाइवोर्स नहीं मिल पाया। उसकी पत्नी ने कोर्ट में कहा कि देखिए, भले ही हमारी शादी हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत हुई हो, लेकिन हम शेड्यूल ट्राइब, मीना जो कम्युनिटी है वो शेड्यूल ट्राइब के अंदर आती है और उनकी कम्युनिटी को बचाने के लिए संविधान ने उनको भी छूट दी हुई है कि उनमें डाइवोर्स नहीं हो सकता। अब ये चीज देख के वहां का जो ट्रायल कोर्ट था उसने तलाक की अर्जी रद्द कर दी। अब वो व्यक्ति वहीं नहीं रुका, उसने दिल्ली हाई कोर्ट में भी अपील की। अब सेम मुद्दा दोनों पति पत्नियों ने दिल्ली हाई कोर्ट में रखा। अब दिल्ली हाई कोर्ट खुद कंफ्यूज हो गया इस चीज के लिए। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि देखिए, दोनों अपनी अपनी जगह सही है। हिंदू मैरिज एक्ट के तहत शादी हुई है तो तलाक भी हिंदू मैरिज एक्ट के तहत होना चाहिए, लेकिन पत्नी भी सही है कि उनको इस चीज का अधिकार मिला हुआ है कि डाइवोर्स हो नहीं सकता। इसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि ये जो गलती है वो सरकारों की है। एक ही देश में दो अलग अलग कानून बनाए क्यों रखे हैं, पूरे देश में एक कानून होना चाहिए। तो इस वजह से 2021 में दिल्ली हाई कोर्ट ने गवर्नमेंट से आग्रह किया था कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आइए, पूरे देश में फैमिलीज मैटर्स के लिए एक कानून होना चाहिए, ऐसा दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला। तो यूसीसी को लेके सभी लोगों की अपनी अलग अलग राय है। दो तरह के पक्ष है। एक पक्ष कहता है कि यूसीसी को लागू करना चाहिए, सभी लोगों को समान अधिकार होना चाहिए, किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होना चाहिए, अलग अलग रूल्स की वजह से लोगों के जो राइट्स हैं वो छिन जाते हैं, तो एक कॉमन सिविल लॉ होना चाहिए पूरे इंडिया में, ऐसा एक पक्ष का मानना है। वहीं दूसरे पक्ष का मानना यह है कि उनके धार्मिक परंपराएं और नियम का उल्लंघन होता है, क्योंकि आर्टिकल 25 से 30 तक अलग अलग रिलीजन्स और माइनॉरिटीज के लिए स्पेशल राइट्स दिए हुए हैं, तो उनका ये मानना है कि उनके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है। तो ये जो मैटर है ये बहुत ही सेंसिटिव मैटर है और इसको गवर्नमेंट को बहुत ही केयरफुली हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि पीछे जो भी कानून गवर्नमेंट लेके आई है, चाहे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट मान लीजिए या फार्मर्स बिल मान लीजिए, इनमें सिचुएशन काफी खराब हो गई थी। तो मेरे अकॉर्डिंग गवर्नमेंट को लोगों में जागरूकता फैलानी चाहिए और अलग अलग कैंपेन चलाकर लोगों को एजुकेट करना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि इस चीज के क्या फायदे हैं, क्या बेनिफिट्स होंगे फ्यूचर में। ऐसा नहीं करना चाहिए कि लोकसभा में आए और बिल पास कर दिया, इससे लोगों में रूमर्स फैल सकते हैं और सिचुएशन खराब हो सकती है। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। देखिए, मेरी वीडियोस का मकसद क्या होता है कि किसी भी वर्ग का व्यक्ति, चाहे वो स्टूडेंट हो या बस या मेट्रो या ट्रेन में बैठकर आप यूट्यूब पर टाइम पास कर रहे हो, उनकी नॉलेज में किसी तरीके से मैं बढ़ोतरी कर सकूं। इसलिए अगर आप अपनी जनरल नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। जय हिंद।